तो आज हम बात करने वाले हैं भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच होने वाले एक बहुत बड़े एग्रीमेंट की। एक ऐसा एग्रीमेंट जो सच में गेम चेंजर हो सकता है। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा सौदा नहीं है, इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये सब है क्या। सवाल यही उठता है कि क्या ये समझौता वाकई सच में भारत की इकोनॉमी को एक रॉकेट जैसी रफ्तार दे सकता है। दांव बहुत ऊंचे लगे हुए हैं और जाहिर है उम्मीदें भी उतनी ही बड़ी हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस बड़े सौदे की बुनियाद क्या है। इसे समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि इसके दो मेन खिलाड़ी कौन हैं और उनका रिश्ता कितना पुराना है। तो एक तरफ है यूरोपियन यूनियन यानी ईयू। ये जर्मनी और फ्रांस जैसे 27 देशों का एक बहुत ही पावरफुल ग्रुप है। ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड ब्लॉक है और सबसे बड़ा इन्वेस्टर भी। मतलब व्यापार और निवेश के मामले में ये एक सुपर पावर है। अब भारत और ईयू का रिश्ता देखें तो ये काफी पुराना है, 1962 में शुरू हुआ था। लेकिन एक बड़े ट्रेड डील की जो असली कोशिश है वो 2007 में शुरू हुई। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? कई सालों तक मामला बिल्कुल धीरे धीरे चलता रहा, लेकिन अब अचानक से इन बातों में जबरदस्त तेजी आ गई है। यहां एक बात साफ कर लेनी चाहिए, ये सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं है। नहीं, ये असल में 3 बड़े समझौतों का एक पूरा पैकेज है। एक तो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, दूसरा है इन्वेस्टमेंट की सुरक्षा के लिए, और तीसरा है जियोपॉलिटिक्स, मतलब वैश्विक राजनीति में साझेदारी का समझौता। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या एफटीए होता क्या है? इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए यूरो से आने वाली किसी कार पर अभी 60% टैक्स लगता है। एफटीए होने के बाद ये टैक्स घटकर सिर्फ 10 या 20% रह सकता है। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार करना बहुत ही आसान हो जाता है। चलिए अब आते हैं इस बातचीत के सबसे अहम हिस्से पर। आखिर दोनों तरफ के लोग इस सौदे से चाहते क्या हैं? ये कुछ ऐसा है जैसे दो आर्थिक महाशक्तियां अपनी अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही हों। तो ये स्लाइड एक तरह से पूरी बातचीत का निचोड़ है। भारत चाहता है कि उसके जो प्रोफेशनल्स हैं, जैसे आईटी वाले, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, उन्हें यूरोप में वीजा आसानी से मिले। वहीं ईयू चाहता है कि उसकी लग्जरी गाड़ियां, वाइन, इन सब पर भारत में जो भारी भरकम टैक्स लगता है वो कम हो। भारत अपने कपड़ा और दवा उद्योग के लिए बड़ा बाजार चाहता है, तो ईयू अपने पेटेंट कानूनों को लेकर बहुत सख्त है। तो आप देख रहे हैं, असली मोलभाव इन्हीं मुद्दों पर हो रहा है। अब जाहिर है, जब मांगें इतनी अलग अलग होंगी तो टकराव तो होगा ही। तो चलिए अब उन बड़े मुद्दों पर नजर डालते हैं जो इस बातचीत को एक मुश्किल पहेली बना रहे हैं। इस समझौते के रास्ते में 3 बड़ी चट्टानें खड़ी हैं। पहली है कृषि, दूसरी है कार्बन टैक्स और तीसरी है दवाइयों के पेटेंट का मुद्दा। जब तक ये तीनों सुलझ नहीं जाते, सौदा होना नामुमकिन है। तो पहली चुनौती है कृषि। देखिए, ईयू का जो डेयरी उद्योग है वो बहुत बड़ा और एडवांस्ड है। अब अगर उनके प्रोडक्ट्स बिना किसी टैक्स के भारत में आने लगे तो हमारे करोड़ों छोटे दूध उत्पादक किसानों के लिए उनके साथ मुकाबला करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बड़ी बाधा है कार्बन टैक्स, जिसे सीबैम भी कहते हैं। ईयू का सीधा सा कहना है कि जो देश अपने सामान को बनाने में ज्यादा प्रदूषण करते हैं, उनके सामान पर यूरोप में एंट्री के वक्त टैक्स लगेगा। इससे भारत के स्टील और सीमेंट जैसे जरूरी एक्सपोर्ट्स वहां जाकर महंगे हो सकते हैं। और तीसरी चुनौती दवाइयों से जुड़ी है। भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है क्योंकि हम दुनिया को सस्ती जेनेरिक दवाएं देते हैं। लेकिन ईयू चाहता है कि भारत उसके सख्त पेटेंट कानूनों को माने। अगर ऐसा हुआ तो इन जीवन बचाने वाली दवाओं की कीमतें बढ़ सकती हैं। अच्छा, अब सवाल यह है कि जब इतनी सारी मुश्किलें हैं तो फिर दोनों पक्ष इस समझौते के लिए इतनी मेहनत कर क्यों रहे हैं? असल में इसका जवाब इन चुनौतियों से कहीं ज्यादा बड़ा है। और इसका सबसे बड़ा कारण है चीन। भारत और ईयू दोनों ही चीन पर अपनी आर्थिक निर्भरता को कम करना चाहते हैं। ये समझौता एक मजबूत विकल्प बनाने का जरिया है। ये दुनिया के सप्लाई चेन को ज्यादा भरोसेमंद और सुरक्षित बनाने की एक कोशिश है। अगर ये डील हो जाती है तो भारत के लिए इसके फायदे जबरदस्त हो सकते हैं। हमारे एक्सपोर्ट्स कई गुना बढ़ सकते हैं, देश में विदेशी निवेश आएगा, युवाओं के लिए लाखों नई नौकरियां बनेंगी और भारत को हाई एंड टेक्नोलॉजी भी मिलेगी। और हाँ, ये कोई एक तरफा सौदा नहीं है। यूयू को भी भारत के रूप में एक बहुत बड़ा और तेजी से बढ़ता हुआ बाजार मिलेगा, साथ ही चीन के मुकाबले एक ज्यादा भरोसेमंद पार्टनर।
ये एक विन विन सिचुएशन है, एक ऐसी साझेदारी जिससे दोनों को फायदा होगा। तो इन सारी मांगों, चुनौतियों और फायदों को देखने के बाद सवाल ये उठता है कि हम आज खड़े कहाँ हैं और इस कहानी का अगला चैप्टर क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं। अच्छी खबर यह है कि बातचीत अब काफी तेज हो चुकी है और उम्मीद की जा रही है कि 2025 या 26 तक ये सौदा पूरा हो जाएगा। लेकिन कृषि और कार्बन टैक्स जैसे जो बड़े मुद्दे हैं वो अभी भी रास्ते का रोड़ा बने हुए हैं। तो आखिर में सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर दोनों पक्ष अपनी अपनी मांगों के बीच एक सही बैलेंस, एक सही संतुलन बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो यकीन मानिए ये समझौता सिर्फ एक सौदा नहीं होगा, ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक लॉन्च पैड साबित हो सकता है, जो उसे एक नई, एक अलग ही ऊंचाई पर ले जाएगा। सवाल बस यही है कि क्या ये संतुलन मिल पाएगा।